सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जो कि है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी एक ऐसा चैप्टर है जो कि बहुत ही आसान भी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, और इससे अक्सर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं बीएचयू एंट्रेंस में। खास करके इसमें से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं या फिर मेमोराइजिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जिसमें आपका मेमोरी टेस्ट होता है कि इस क्रोमेटोग्राफी में क्या यूज करते हैं, या फिर ये कौन से क्रोमेटोग्राफी का एग्जाम्पल है, या फिर इसमें मोबाइल फेस कौन सा है और स्टेशनरी फेस कौन सा है। ये सब ऐसे करके ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्रोमेटोग्राफी दो वर्ड से बना हुआ है। सबसे पहला वर्ड है क्रोमेटोग्राफ, ठीक है। सबसे पहला वर्ड है क्रोमा, ठीक। सबसे पहला वर्ड क्या है? क्रोमा। क्रोमा का मतलब क्या होता है? क्रोमा का मतलब हमेशा होता है कलर। कभी भी आपको ये वाला वर्ड मिले क्रोमा, तो इसका मतलब हमेशा होता है कलर। और नेक्स्ट है ग्राफी। ग्राफी एक वर्ड से लिया गया है जो कि है ग्राफियन। ग्राफियन जिसका मतलब है टू राइट, ठीक है। तो क्रोमेटोग्राफी ओवरऑल में हम लोग क्या करते हैं, इसमें सेपरेशन ऑफ कलर्स ये हम लोग इनिशियली करते थे, ठीक है। मतलब एकदम जब ये नया नया जब ये डिस्कवर हुआ था, उस समय पर हम लोग क्या करते थे, इसके जरिए सेपरेशन ऑफ कलर्स करते थे। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स किया, जिसके चलते हम लोग क्या कर पाए कि जो कलरलेस सॉल्यूशंस है उसको भी हम लोग सेपरेट कर पाए, ठीक है। मतलब कि कलर्ड सॉल्यूशन के अलावा कलरलेस पर भी ये एप्लीकेबल होने लगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। Chromatography is a technique in which components of a mixture are separated, ठीक है। जो कंपोनेंट्स होंगे मिक्सचर के, ठीक है, एक मिक्सचर दे दिया जाएगा आपको, दो तीन कंपोनेंट रहेंगे, उसको आपको सेपरेट करना है बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस, ठीक है। बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस इन द रेट्स एट विच दे आर कैरिड थ्रू अ फिक्स्ड और स्टेशनरी फेज बाय अ गैसियस और लिक्विड मोबाइल फेज। अच्छा, इसमें देखिए कि दो टर्म्स आ रहे, एक है स्टेशनरी फेज, एक है मोबाइल फेज। ये दोनों क्या है ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। बस ऐसा सपोज कीजिए कि एक कोई स्टेशनरी फेज है, ठीक, और उससे हम लोग एक कुछ मोबाइल फेज ऐसे करके उसमें से मूव कर रहा था। ऐसे जब मूव करेगा तो एक कुछ इसमें सेपरेशन होगा कंपोनेंट्स का, उसी को हम लोग क्रोमेटोग्राफी बोल रहे हैं। क्रोमेटोग्राफी किसने डिस्कवर किया था? मिखाइल ट्वेट, ठीक। और ये कौन से ईयर में? 1903। अच्छा, ये क्या है यदि आप पूछते हैं तो ये जब मैंने अपने बीएससी में क्रोमेटोग्राफी जब परफॉर्म किया था बॉटनी में, तो उसका एक ये फोटो है। इसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ इसमें क्या देखा था मैंने, ठीक। तो देखिए, क्रोमेटोग्राफी में कुछ ऐसा होता है। सबसे पहला ये आपके पास एक पूरा का पूरा एक मिक्सचर रहता है, ठीक है। पूरा का पूरा मिक्सचर रहता है। सपोज इसमें है ए प्लस बी प्लस सी, तीन कंपोनेंट्स है इसमें। तो सबसे पहले क्या होता है कि कोई एक पहले सेपरेट आउट हो जाता है, फिर दोनों का मिक्सचर रहता है, फिर उन दोनों में से भी अल्टीमेटली क्या होता है, हम लोग को तीनों अलग अलग मिक्सचर मिल जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, ठीक, सपोज कीजिए कि आपको इनको सेपरेट करना है, तो पहले आपने एक कंटेनर लाया, उसमें आपने ए को डाल दिया, फिर आपने इसको हटा दिया, फिर आपने एक सेकेंड कंटेनर लाया, उसमें आपने बी को डाल दिया, फिर आपने इसको हटा दिया, फिर आपने एक थर्ड कंटेनर लाया, उसमें आपने सी को डाल दिया, फिर उसको हटा दिया। तो ऐसे करके आप जो ये अलग अलग कंपोनेंट्स हैं इनको आप कलेक्ट कर सकते हैं, इनको आप सेपरेट कर सकते हैं। अब है कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स। देखिए, दो टाइप के क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स होते हैं, ठीक है। मतलब क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करने के लिए जो मेथड्स होते हैं, सबसे पहला है प्लेनर क्रोमेटोग्राफी, नेक्स्ट है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। प्लेनर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि हम लोग जो टाइम है उसको हम लोग फिक्स रखते हैं और डिस्टेंस को हम लोग मेजर करते हैं। इसका एग्जाम्पल है पेपर क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, टीएलसी। देखिए, इसमें क्या होता है कि सपोज ये एक हम लोग का कोई एक कॉलम है, ठीक। क्रोमेटोग्राफी करने के लिए ये कोई कॉलम है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे कि
टाइम हम लोग के पास फिक्स्ड है। सपोज कीजिए हम लोग को देखना है कि 10 मिनट हम लोग के पास टाइम फिक्स्ड है, ठीक। अब हम लोग ये देखेंगे कि 10 मिनट में जो ये हम लोग का कंपोनेंट है या जो हम लोग का सल्यूट है वो कितना दूर ट्रेवल कर पाया, वो हम लोग यहाँ से मेजर करेंगे। और दूसरा है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। उसमें हम लोग क्या करेंगे कि सपोज ये हम लोगों का कॉलम है, इसमें हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो डिस्टेंस है ये है फिक्स्ड, ये फिक्स्ड है। सपोज कीजिए ये है आपके पास 20 सेंटीमीटर। अब हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इसको टाइम कितना लगा। इसका एग्जाम्पल है ऑल अदर क्रोमेटोग्राफी एक्सेप्ट पेपर एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ठीक। क्रोमेटोग्राफी embraces a variety of techniques which are based on differential distribution of sample component between two phases। अच्छा, अब चलिए मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि क्रोमेटोग्राफी में असली में होता क्या है। देखिए, क्रोमेटोग्राफी में दो चीजों के साथ अक्सर हम लोग का एनकाउंटर होगा, वो है स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज। स्टेशनरी मतलब क्या कि जो एक जगह पर स्थित हो जाए, उसका कोई मूवमेंट ना हो, वो होता है स्टेशनरी फेज। तो क्या होता है, जैसे कि एक क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करने के लिए एक कोई हम लोग के पास कॉलम होना चाहिए, ठीक। या तो वो पेपर का हो, ग्लास का हो, किसी भी चीज का हो, ठीक है, स्लरी वगैरह हो, कुछ भी हो, बस एक कॉलम हम लोग के पास होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए, स्टेशनरी होना चाहिए, मतलब वो फिक्स रहेगा, उसका कोई मूवमेंट नहीं होगा। और क्योंकि उसे फिक्स रहना है इसीलिए उसे या तो सॉलिड होना पड़ेगा या तो उसे लिक्विड होना पड़ेगा, क्योंकि वो तो गैस हो नहीं सकता, क्योंकि गैस तो कभी फिक्स रह नहीं सकते। तो वो क्या करेगा, इट एक्ट्स एज ए रिटार्डर। अच्छा, ये रिटार्डर की तरह क्यों एक्ट करेगा ये मैं आपको बताता हूँ। अब सेकंड है मोबाइल फेज। मोबाइल फेज क्या करता है, जो हम लोग को सॉल्यूट सेपरेट करना है, जो कंपोनेंट्स हम लोग को सेपरेट करना है, उसे हम लोग इस मोबाइल फेज में मतलब ये मोबाइल फेज क्या करता है, उन सबको कैरी करता है, ठीक है। जैसे कि सपोज ये हम लोग का एक स्टेशनरी फेज है। अब यहाँ पर सोचिए कि हमने कुछ अपना, अच्छा देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सपोज यहाँ पर हम लोगों ने अपना कंपोनेंट्स को रख दिया, ठीक। यहाँ पर हम लोगों ने अपना कंपोनेंट्स को रख दिया जिसका मिक्सचर है। यहाँ से मोबाइल फेज आएगा। मोबाइल फेज मतलब वो मूव करना चाहिए, और क्योंकि वो मूव करना चाहिए इसीलिए वो सॉलिड भी नहीं होगा, लेकिन वो लिक्विड या गैस हो सकता है, ठीक है। वो सॉलिड नहीं होगा, वो लिक्विड या गैस हो सकता है। और स्टेशनरी फेज गैस नहीं होगा, लिक्विड या सॉलिड हो सकता है, ठीक। तो मोबाइल फेज क्या है, ये कैरियर है। इट प्रोवाइड्स ट्रांसपोर्टेशन, मतलब ये यहाँ से मूव करेगा, ठीक है। इसको तो मूव करना है, ये जैसे यहाँ से मूव करेगा तो यहाँ से जो हम लोग के पास सॉल्यूट थे, ठीक है, जो यहाँ पर हम लोग के पास सॉल्यूट्स थे वो भी धीरे धीरे मूव करने लगेंगे, ठीक। वो भी धीरे धीरे मूव करने लगेंगे, किसके साथ, मोबाइल फेज तक। अब इसी में से कोई एक ज्यादा मूव कर जाएगा, कोई थोड़ा सा मूव करेगा, ऐसे करके, मतलब इसे हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब सपोज कीजिए कि ये हम लोग के पास है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि डी सबसे आगे गया है, तो इसका मतलब डी का अफिनिटी मोबाइल फेज के तरफ ज्यादा है। मतलब वो ये जो अब मोबाइल फेज है इसके साथ वो ज्यादा अच्छे से इंटरेक्ट कर सकता है, या फिर वो इसमें ज्यादा अच्छे से डिसॉल्व हो सकता है। और इसका इंटरेक्शन स्टेशनरी फेज के साथ कम है। अब हम लोग देखते हैं ए क्या है, ये सबसे कम गया है, मतलब मोबाइल फेज के साथ ये सबसे कम डिस्टेंस तय किया है, ठीक है। यहाँ से यदि हम लोग अपना डिस्टेंस मेजर करते रहेंगे, है ना, तो ए जो है सबसे कम डिस्टेंस गया है। तो इससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि ए का अफिनिटी मोबाइल फेज के साथ कम है, मतलब इसको मोबाइल फेज पसंद नहीं है। और ए को क्या पसंद है, ए को स्टेशनरी फेज पसंद है। उसी तरीके से डी को मोबाइल फेज पसंद है लेकिन स्टेशनरी फेज नहीं पसंद है। ऐसे करके ये है एक बेसिक सा कंसेप्ट कि
स्टेशनरी फेज क्या होता है, मोबाइल फेज क्या होता है, और स्टेशनरी फेज क्यों एक रिटार्डर की तरह एक्ट करता है। देखिए इसका क्या आंसर है। सपोज यदि यहाँ पर स्टेशनरी फेज नहीं होता तो क्या होता है, ये जो मोबाइल फेज आ रहा है ना, ये सारे जो हम लोग के पास, ठीक, ये जो मोबाइल फेज यहाँ से आ रहा है, ये क्या करता है कि सारे लोगों को सेम हाइट तक लेकर चला जाता है। तो इनमें कुछ डिफरेंशिएशन नहीं रहता है, ये वाला जो है डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, सब सेम स्पीड में जाते हैं। लेकिन क्योंकि स्टेशनरी फेज है, क्योंकि स्टेशनरी फेज है, ये क्या करता है, ये इनमें से कुछ सोल्यूट्स के साथ अपना इंटरेक्शन शो करता है, जिसके कारण क्या होता है, जो सॉल्यूट्स को स्टेशनरी फेज पसंद आ जाता है वो स्टेशनरी फेज के साथ रुकना चाहता है, और जिनको स्टेशनरी फेज पसंद नहीं आता है, जिनके साथ स्टेशनरी फेज अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पाता है, वो लोग क्या करते हैं, आगे चले जाते हैं मोबाइल फेज के साथ। तो इसी कारण से ये क्या करता है, रिटार्ड करता है क्या, सॉल्यूट का मूवमेंट विथ मोबाइल फेज को, इसीलिए हम लोग इसे रिटार्डर बोलते हैं। ठीक, अब एक छोटा सा एक टेबल है कि इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स। ठीक, सबसे पहला है जनरल क्लासिफिकेशन। जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि तीन तरीके की क्रोमेटोग्राफी है। एक है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मतलब मोबाइल फेज लिक्विड होगा। नेक्स्ट है गैस क्रोमेटोग्राफी, मतलब गैस जो मोबाइल फेज है वो गैस होगा। थर्ड क्या होगा, मोबाइल फेज सॉलिड, नहीं, सॉलिड तो हो ही नहीं सकता मोबाइल फेज। थर्ड वाला देख लीजिए, थर्ड में क्या दिया हुआ है, मोबाइल फेज जो होगा वो होता है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। अच्छा, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्या है ये आप मुझे बताना। ठीक, थोड़ा तो मेहनत तो आपको भी करना पड़ेगा। अच्छा, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के अंदर भी हम लोगों को चार अलग अलग मेथड्स दिखेंगे। सबसे पहला है लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या फिर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। इनके नाम भी आपको याद रहना चाहिए कि किसको क्या बोला जाता है। लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, इसमें स्टेशनरी फेज क्या होता है, थिन फिल्म ऑफ लिक्विड ऑन सॉलिड, और टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है, पार्टीशन बिटवीन इमिसिबल लिक्विड्स। ठीक, नेक्स्ट है लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसमें क्या होता है, स्टेशनरी फेज थिन फिल्म ऑफ लिक्विड ऑन पेपर, ऑन पेपर। कौन सा पेपर हम लोग यूज करते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा। थर्ड है लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी या एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। इसमें स्टेशनरी फेज क्या होता है, सॉलिड, और इसमें टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है, एडजॉर्प्शन। नेक्स्ट है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें स्टेशनरी फेज क्या होता है, आयन एक्सचेंज रेजिन। अच्छा, रेजिन क्या होता है ये आप बताना। टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है इसमें, मेंटेन आयन एक्सचेंज। ठीक, आयन एक्सचेंज मतलब आयन का एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट जो हम लोग का ये है जनरल क्लासिफिकेशन में गैस क्रोमेटोग्राफी। इसमें देखिए फर्स्ट है लिक्विड सॉलिड गैस क्रोमेटोग्राफी, या फिर इसमें इसको बोला जाता है बॉन्डेड फेज। नेक्स्ट है गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जीएलसी। नेक्स्ट है गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी एंड गैस बॉन्डेड फेज। ठीक, ये केवल बॉन्डेड फेज था, ये है गैस बॉन्डेड फेज। अच्छा, इसमें देखिए स्टेशनरी फेज क्या क्या है, ऑर्गेनिक स्पीसीज हेल्ड ऑन सॉलिड, थिन फिल्म ऑफ लिक्विड ऑन सॉलिड, सॉलिड, और इसमें है ऑर्गेनिक स्पीसीज हेल्ड इन प्लेस ऑन सरफेस ऑफ सॉलिड। अच्छा, इक्विलिब्रियम क्या है देख लीजिए, पार्टीशन बिटवीन गैस एंड लिक्विड। किसमें, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में पार्टीशन बिटवीन गैस एंड लिक्विड। और गैस सॉलिड में क्या है, एडजॉर्प्शन। थर्ड है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी, एसएफसी। इसमें क्या होता है, जो हम लोग को स्टेशनरी फेज होता है वो है ऑर्गेनिक स्पीसीज बॉन्डेड टू अ सॉलिड सरफेस, और इक्विलिब्रियम क्या होता है, पार्टीशन बिटवीन सुपर क्रिटिकल लिक्विड एंड बॉन्डेड सरफेस। अच्छा, इनमें से बस हम लोग कुछ ही पढ़ने वाले हैं, अधिकतर ये सब हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं, बस थोड़ा बहुत हम लोग लिक्विड लिक्विड में पढ़ेंगे। अच्छा, एक छोटा सा कंसेप्ट है वो है डिस्ट्रीब्यूशन इक्विलिब्रियम।
जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो हम लोग का सल्यूट होता है उनमें से कुछ सल्यूट को क्या होता है कि मोबाइल फेस की तरह ज्यादा अट्रैक्शन होता है और और स्टेशनरी फेस की तरह कम अट्रैक्शन होता है, लेकिन होता तो है, मतलब कि थोड़ा बहुत तो इंटरेक्शन होता है। नेक्स्ट क्या है, कुछ और ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिनके साथ मोबाइल फेस के साथ उन लोगों का कम इंटरेक्शन होता है, लेकिन स्टेशनरी फेस के साथ बहुत ज्यादा इंटरेक्शन होता है, तो इसीलिए उन लोगों का मोशन रिटार्ड हो जाता है। वैसे को तो ये हम लोग को स्टडी करना है कि इनमें इक्विलिब्रिया कैसे एग्जिस्ट करता है। तो उसमें के क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट और पार्टीशन कोएफिशिएंट। CS concentration of solute in stationary phase, CM concentration of solute in mobile phase। देखिए M मतलब मोबाइल, S मतलब स्टेशनरी, और ये एक फॉर्मूला है इक्विलिब्रियम का। ठीक, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सैंपल मॉलिक्यूल बिटवीन टू फेजेस इज गवर्न्ड बाय एन इक्विलिब्रियम, है ना। तो ये जो मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज के बीच में इनका कंसेंट्रेशन कैसा रहेगा, उसमें एक इक्विलिब्रियम होना चाहिए। याद कीजिए मैंने कुछ ऐसा सा कंसेप्ट आपको कहाँ पर पढ़ाया था, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में, है ना। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन याद है कि नहीं। Of sample molecule between two phases is governed by an equilibrium constant known as distribution coefficient or partition coefficient. Partition coefficient is the ratio of concentration of solute in stationary phase and concentration of solute in mobile phase. बस very easy। यदि K का वैल्यू हाई है, ठीक, ये हम लोग है लिखे हैं K is equals to CS by CM। अब सपोज कीजिए कि इसमें K का वैल्यू हाई है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज मोर इन स्टेशनरी फेज, मतलब CS ज्यादा होगा, CM कम होगा, तभी तो K का वैल्यू हाई होगा देन मोबाइल फेज। ठीक है, मोर इन स्टेशनरी फेज देन मोबाइल फेज एंड मोर टाइम स्पेंड इन स्टेशनरी फेज। ठीक है, जिसपे कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा उसी पर ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा, है ना। यदि उसको मोबाइल फेज यदि उसको स्टेशनरी फेज पसंद है तो वो स्टेशनरी फेज से ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा। नेक्स्ट, इफ K इज लो, ठीक, यदि यदि K लो है, यदि जो K है वो लो है, K लो हुआ मतलब जो CM है वो ज्यादा होगा और जो CS है वो कम होगा। तो इससे हम लोग को क्या पता चलेगा कि जो कंसेंट्रेशन ऑफ सल्यूट है दैट इज मोर इन मोबाइल फेज देन इन स्टेशनरी फेज एंड मोर टाइम इज स्पेंट इन मोबाइल फेज, सिमिलर सही है। लेकिन यदि K हो गया मतलब 1, ठीक, यदि K हो गया 1, K का वैल्यू 1, देन सॉल्यूट इज सेम इन बोथ, देन जो ये जो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है वो सेम हो जाएगा दोनों फेज में। मतलब क्या होगा, इसमें जो CS है वो इक्वल हो जाएगा CM के, तो उसके कारण क्या होगा, सेपरेशन ही नहीं हो पाएगा। एंड जिसके लिए हम लोग क्रोमेटोग्राफी को पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग को सेपरेशन करना है, वो सेपरेशन ही नहीं होगा यदि K का वैल्यू 1 हो गया, यानी यदि CS इज इक्वल टू CM हो गया। ठीक, फ्रैक्शन ऑफ टाइम स्पेंट इन मोबाइल फेज, ठीक है, कितना वो टाइम स्पेंड करेगा मोबाइल फेज में। फ्रैक्शन है, सिंपल फ्रैक्शन से आइडिया लगा लीजिए, क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन मोबाइल फेज बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अच्छा, तो ये फॉर्मूला हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन मोबाइल फेज क्या होता है, कंसेंट्रेशन ऑफ इनटू वॉल्यूम, है ना। देखिए क्या फॉर्मूला रहता है, C इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, कंसेंट्रेशन इज इक्वल्स टू मोल्स बाय वॉल्यूम। तो यहाँ से आपको मोल्स मिल जाएगा, कंसेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम, वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर यूज किए हैं। ये है CM इंटू VM। ठीक, M मतलब मोबाइल फेज, S मतलब स्टेशनरी फेज, तो ये हो गया मोबाइल फेज डिवाइडेड बाय टोटल। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग यहाँ से फिर ये हम लोग को मिलता है। ठीक, देखिए CS बाई CM तो क्या होता है, K होता है, तो यहाँ पर K इंटू BS बाई VM, तो ये अब पूरे को हम लोगों ने क्या ले लिया है, K डैश। तो हमेशा याद रखिएगा कि K डैश क्या है,
के डैश है सी एस वी एस बाई सी एम वी एम, ठीक, या फिर के क्या है, सॉरी के डैश क्या है, के इंटू वी एस बाई वी एम। ये दो फॉर्मूला को याद रख लीजिएगा। ज्यादा क्वेश्चन तो आते नहीं है लेकिन ध्यान रख लेना, दिक्कत नहीं होगा। एंड ये जो के डैश है ये एक नया वेरिएबल है, इसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटी फैक्टर। रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सैंपल कंपोनेंट इन स्टेशनरी फेज डिवाइडेड बाय मोल्स इन मोबाइल फेज। आइडियल क्रोमेटोग्राफी, यदि क्रोमेटोग्राफी को आइडियल होना है तो उसमें क्या होगा, के का वैल्यू एंटायरली डिफरेंट होना चाहिए। मतलब के, ये जो मतलब ये सी एस का कंसेंट्रेशन और सी एम का कंसेंट्रेशन सेम नहीं होना चाहिए, ठीक। के का वैल्यू डिफरेंट होना चाहिए, के का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, ठीक। और यदि नॉन आइडियल हुआ तो उसको के इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, मतलब सी एस इज इक्वल टू सी एम होना चाहिए, तो फिर वो सेपरेशन ही नहीं होगा, जिसके लिए हम लोग क्रोमेटोग्राफी पढ़ रहे थे, तो वो होगा नहीं, ठीक। और यदि आइडियल हुआ तो वहां पर कंप्लीट सेपरेटेड हो जाएगा, कंप्लीट सेपरेशन, और यहाँ पर होगा नॉन कंप्लीट या इनकम्प्लीट सेपरेशन। अब इनमें डिफरेंस क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये है दो ग्राफ। सबसे पहला है आइडियल क्रोमेटोग्राफी। इसमें देखिए ये है एक कंपोनेंट के लिए, फिर थोड़ा सा गैप है, फिर ये है सेकंड कंपोनेंट के लिए, फिर थोड़ा सा गैप है, फिर ये है थर्ड कंपोनेंट के लिए, फिर थोड़ा सा गैप है। ये हो गया आइडियल क्रोमेटोग्राफी। लेकिन नॉन आइडियल में क्या होता है, देखिए इसमें देखिए ये कंपोनेंट ए के लिए है और ये कंपोनेंट बी के लिए है, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है, बल्कि ओवरलैपिंग भी हो गया है। ये तो खराब बात है, ओवरलैपिंग क्यों होगा, है ना, ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये नॉन आइडियल है, ठीक। मतलब क्या है, यदि सपोज कीजिए कि आपको ए और बी को आपको सेपरेट करना है, ठीक। यदि ये ए है और ये हम लोग के पास बी है, मतलब ये एक उन लोगों का मिक्सचर है, तो यदि हम लोग इसको सेपरेट करने जाएंगे तो क्या होगा, ये तो हम लोग के पास ए है, ठीक, और ये हम लोग के पास बी है, ठीक। लेकिन इनमें क्या होगा कि कुछ पोर्शन ऐसा ओवरलैप भी कर जाएगा, ठीक, जिसमें ए और बी दोनों प्रेजेंट होंगे, ठीक। ऐसा भी एक कोई पोर्शन रहेगा जिसमें ए और बी दोनों प्रेजेंट होंगे, तो वो हम लोग के लिए दिक्कत कर देगा। अच्छा, अब ये तीन टर्म्स हैं, रिटेंशन टाइम, रिटेंशन वॉल्यूम और रिलेटिव रिटेंशन। इन पर आपको ध्यान देना चाहिए कि इनका डेफिनेशन क्या है। रिटेंशन टाइम इज अ टाइम व्हिच इज टेकन बाय एनी सॉल्यूट टू ट्रैवल बाय होल लेंथ ऑफ द कॉलम। जैसे कि मैंने आपको ये बताया था, ये कॉलम है, तो यदि हम लोग यहाँ पर एक कोई सॉल्यूट है, यदि उसको पूरा कॉलम तक ट्रेवल करना है, ठीक है, तो ये ऐसा हो, ठीक है, तो इसको ऐसे आना, यदि इसको पूरा कॉलम तक ट्रेवल करना है तो उसमें इसको कितना टाइम लगेगा, वही है रिटेंशन टाइम, ठीक। इसका फॉर्मूला है, देख लीजिए, लेंथ बाय रेट। अच्छा, रेट को ही आप कैसे बोलते थे, रेट इज इक्वल्स टू, ठीक, रेट इज इक्वल्स टू लेंथ बाय टाइम, है ना, तो टाइम इज इक्वल्स टू लेंथ बाय रेट, ठीक। देखिए इसको हम लोग टी आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका एक ये फॉर्मूला है जिसमें टी आर है रिटेंशन टाइम, टी एम क्या है, टाइम टेकन बाय मोबाइल फेज टू ट्रेवल दी लेंथ ऑफ द कॉलम। मतलब देखिए ये जो आपके पास कॉलम है, एक तो इसमें मतलब कि मोबाइल फेज को ट्रेवल करने के लिए कुछ टाइम लगेगा और मोबाइल फेज से थोड़ा सा स्लो ही ट्रेवल करेगा सॉल्यूट, और सॉल्यूट को भी ट्रेवल करने के लिए कुछ टाइम लगेगा, तो दोनों के लिए टाइम अलग अलग होंगे। तो ये टी आर क्या है, सॉल्यूट के लिए है, सॉल्यूट के लिए है टी आर, और जो टी एम है ये किसके लिए है, ये है मोबाइल फेज के लिए। नेक्स्ट है रिटेंशन वॉल्यूम। इट इज द वॉल्यूम ऑफ मोबाइल फेज विच इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटली इल्यूटेड कंपोनेंट थ्रू आउट द कॉलम। अच्छा, इल्यूशन, इल्यूशन या इल्यूट, इल्यूशन क्या होता है, ठीक। सपोज ये हम लोग का एक कॉलम है, ठीक, इसके नीचे यहाँ से कुछ
इसका माउथ टाइप का है। यहाँ पर हम लोगों के पास ए है, ये हो गया ए, और यहाँ पर हम लोगों के पास बी है। अब हम लोगों ने यहाँ पर एक वेसल रखा, तो सबसे पहले यहाँ पर सोचिए कि एक कुछ नॉब है, इसको हम लोगों ने ओपन कर दिया, तो सबसे पहले यहाँ पर बी आ जाएगा। तो ये जो बी है, तो ये क्या हो गया, ये जो प्रोसेस है बाहर निकलना, इसी को हम लोग बोलते हैं इल्यूशन। और जो पहले इल्यूट होगा उसको हम लोग बोलेंगे इल्यूटेड फर्स्ट, मतलब बी इज इल्यूटेड फर्स्ट। और जो बाद में इल्यूट आउट होगा उसको हम लोग बोलेंगे इल्यूटेड नेक्स्ट या फिर इल्यूटेड लास्ट, ए इज इल्यूटेड लास्ट, ऐसे करके। ठीक, तो ये वो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ मोबाइल फेस विच इज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीटली इल्यूटेड कंपोनेंट थ्रू आउट द कॉलम। ठीक, मतलब इसको कंप्लीट इल्यूट होने के लिए कितना वॉल्यूम हम लोग को चाहिए, वो होता है रिटेंशन वॉल्यूम। नेक्स्ट है हम लोगों के पास रिटेंशन, रिलेटिव रिटेंशन। ठीक, रिलेटिव रिटेंशन क्या होता है, द मेजर्ड रिटेंशन टाइम और रिटेंशन वॉल्यूम इज ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस। ठीक है, जो हम लोग टाइम मेजर करते हैं रिटेंशन टाइम, या जो हम लोग रिटेंशन वॉल्यूम मेजर करते हैं, वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है किसके कंपैरिजन में, मतलब इतना, दैट इज ऑफ लिटिल वैल्यू in identifying a component because retention time is determined in part by the how the column is constructed and operated and therefore it is not characteristic of the component। मतलब जो भी हम लोग ये रिटेंशन टाइम या रिटेंशन वॉल्यूम का हम लोग डेफिनेशन वगैरह देखते हैं, उसमें क्या होता है कि वो ये कंप्यूट ये कंपोनेंट पर ही केवल डिपेंड नहीं करता है, बल्कि वो जो ये हम लोग का कॉलम जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। तो इससे हम लोग ये नहीं पता लगा सकते ना कि उस कंपोनेंट का केवल क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उसमें हम लोग को दोनों का कैरेक्टरिस्टिक मिल जाएगा, ये दिक्कत कर देता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या कंसेप्ट यूज करते हैं, रिलेटिव रिटेंशन, जिसमें हम लोग इसको एक स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक, एक तो जो हम लोगों ने बनाया और एक है स्टैंडर्ड, वैसे करके हम लोग इसमें रिलेटिव रिटेंशन का फॉर्मूला है। नेक्स्ट है प्लेनर क्रोमेटोग्राफी, ये हम लोग सबसे पहला टाइप पढ़ने वाले हैं क्रोमेटोग्राफी का। उसमें से दो मेथड्स हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जिसमें से मैंने पेपर क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म किया हुआ है। अच्छा, पहले इसका बेसिक प्रिंसिपल समझ लेते हैं, फिर मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। पेपर क्रोमेटोग्राफी इज अ टाइप ऑफ प्लेनर क्रोमेटोग्राफी इन विच टाइम इज फिक्स्ड एंड वी मेजर द डिस्टेंस। ये आपको पता ही है। पेपर इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, जो ये पेपर होता है इसको हम लोग बोलते हैं वॉटमैन फिल्टर पेपर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, वॉटमैन फिल्टर पेपर। ठीक, वॉटमैन का स्पेलिंग देख लीजिएगा, वॉटमैन फिल्टर पेपर। ये किससे बना होता है, सेल्यूलोज से, which has free OH- ions which is capable of formation of hydrogen bonds with solute। जो मैं बता रहा था कि जो ये स्टेशनरी फेज है, ये क्या है हम लोग का स्टेशनरी फेज, पेपर क्या है, स्टेशनरी फेज है, ये तो सॉलिड है। ठीक, तो ये क्या करता है, इंटरेक्ट करता है सॉलिड के साथ। कैसे, इस कंडीशन में क्या करता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना देता है। सेल्यूलोज हैज ए ग्रेट अफिनिटी फॉर वाटर एंड अदर पोलर सॉल्वेंट्स, इसमें देखिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करना है इसको, एंड होल्ड्स देम टेनेशियसली, मतलब एकदम चिपक जाना, through the formation of hydrogen bond। These solvents penetrate the fibers, cause the paper to swept, changing its dimension। The degree of retention in planar chromatography is expressed as a retention factor। ठीक, अभी मैं आपको इसका बेसिक बताता हूँ कि मैंने क्या किया था। देखिए, सबसे पहले एक आपको फिल्टर पेपर लेना है। ठीक, देखिए इसका सेटअप एक बार देख लीजिए। सबसे पहले ये आपको एक पेपर है, मतलब इसको हम लोग वॉटमैन पेपर या वॉटमैन फिल्टर पेपर या जो भी आपको नाम देना है पेपर लीजिए। ठीक है, मतलब ये कोई नॉर्मल पेपर नहीं है जिस पर आप लिखते हैं, ये एक स्पेशल टाइप का क्रोमेटोग्राफिक पेपर या वॉटमैन पेपर है। उसको हम लोग को एक ये क्या हम लोग के पास मोबाइल फेज है, ये कोई भी एक सॉल्वेंट होता है, अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट होता है, ये हम लोग के पास स्टेशनरी फेज है। तो इस स्टेशनरी फेज को हम लोग को मोबाइल फेज के ऊपर रखना पड़ता है, और उससे पहले हम लोग को कुछ काम करना पड़ता है। क्या काम है,
ये जो स्टेशनरी फेज है ना, इससे थोड़ा सा ऊपर उठा करके यहाँ पर हम लोगों को पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ करना पड़ता है, थोड़ा सा ऊपर। क्यों थोड़ा सा ऊपर, इसका भी मैं आपको रीजन बताने वाला हूँ। और ये पेंसिल से हम लोग क्यों ड्रॉ करते हैं, उसका भी मैं आपको रीजन बताने वाला हूँ। फिर उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना सैंपल को डाल देते हैं। फिर जैसे जैसे ये तो एक पेपर है, इसमें ना कुछ कैपिलरी एक्शन होता है, जिसके कारण से ये क्या करता है, यहाँ से ये सॉल्वेंट को खींच के ऊपर लेकर जाता है। ठीक, ये जो हम लोग का मोबाइल फेज है। ठीक, तो ये जैसे जैसे ये मोबाइल फेज ऊपर जाते जाता है, ये इस सॉल्वेंट को अपने तरफ खींचने लगता है। ठीक, ये इसको अपनी तरफ खींच खींच के लेकर जाता है। तो ऐसे करके इसका पूरा प्रिंसिपल है। और इसको हम लोग, ये पूरा का पूरा एक कंटेनर होता है, उसके साथ हम लोग इसको चिपका देते हैं कुछ टेप से। हम लोग उसको लटका के उसको इस कंटेनर के अंदर डिप कर देते हैं। अच्छा, अब जो बात है कि इसमें हम लोग पेंसिल क्यों यूज करते हैं। सपोज इसमें यदि हम लोगों ने कोई पेन यूज किया होता है, तो पेन में क्या होता है, इंक होता है। और उसमें ये दिक्कत होता कि जैसे ही ये मोबाइल फेज यहाँ से ऐसे राइज करने लगता, तो वो इस पेन के इंक को भी अपने साथ लेकर चला जाता। तो उसमें हम लोग का दिक्कत हो जाता, क्योंकि हम लोग का सैंपल के साथ इंक भी आ जाता। सेकेंड बात, इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर क्यों प्लेस किए हैं, क्योंकि आप जब ध्यान से देखिएगा तो ये जो मोबाइल फेज है ना, ये इस लेवल तक आ गया है। तो यदि हम लोग अपना सैंपल को यहाँ पर माउंट कर देते, तो क्या दिक्कत होता है, ये सैंपल ना इस मोबाइल फेस के साथ मिक्स हो जाता, ये फिर ऊपर नहीं उठता, ये इसी सोल्यूशन में मिक्स हो जाता, सॉल्युबल हो जाता, तो वो दिक्कत आ जाता। इसीलिए हम लोग को थोड़ा सा ऊपर लेकर जाना है, तभी तो हम लोग को यहाँ पर डिफरेंशियल सेपरेशन मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या किया था अपने एक्सपेरिमेंट में। हम लोगों ने बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया था। वो था जो क्लोरोफिल होता है ना, उसका जो पिगमेंट्स वगैरह का हम लोग सेपरेट किए थे। ठीक है, जो क्लोरोफिल मतलब जो प्लांट के लीफ में पिगमेंट्स होते हैं, उनको हम लोग सेपरेट किए थे। ठीक है, तो इसमें से कुछ क्लोरोफिल ए था, क्लोरोफिल बी था, जैंथोफिल था, कैरोटीन था, ऐसे करके हम लोगों ने इनको सेपरेट किया था। तो ये आपको दिख रहा है, एक अलग ग्रीन का कलर है, ये एक अलग ग्रीन का कलर है, ये यहाँ पर थोड़ा सा पेल येलो है, ये यहाँ पर थोड़ा सा गोल्डन येलो है। पता नहीं आपको उतना अच्छे से दिख रहा है कि नहीं, पर खैर मैंने आपको बस बता दिया कि ऐसे करके हम लोगों ने किया था। तो एक्सपेरिमेंट था ये, जब आपको पेपर मिलेगा बहुत एकदम मस्त पेपर दिखता है। लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम है कि ना, मतलब कुछ देर आप यदि इसको रख देंगे, मतलब सपोज कीजिए कि 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, तो उसके बाद ना ये कलर धीरे 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 फेड आउट होने लगते हैं और ये गायब भी हो जाते हैं। ये थोड़ा दिक्कत वाली बात है। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर मैंने एक लाइन बनाया था, ठीक, पेंसिल से। उसके ऊपर मैंने यहाँ पर पूरा में मैंने यहाँ पर सैंपल को ऐसे करके लगाया था। हम लोग को यहाँ पर सैंपल को लगाना पड़ता है इसके ऊपर, फिर ये धीरे धीरे ऐसे करके राइज करेगा। लेकिन इसमें आप एक देखिएगा ना, तो मुझसे जो गलती हुआ था कि ये जो ग्रीन कलर है ये इक्वल नहीं है, ये ऐसा ऐसे करके फॉर्म होता है। लेकिन आइडियली क्या होना चाहिए कि ये जो ग्रीन कलर है इसको इक्वल होना चाहिए। ठीक, यहाँ पर आपको शायद से ज्यादा से दिख जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर मैंने उसको पेंसिल से लाइन ड्रॉ किया था, मैंने उसको माउंट किया था। एक ग्रीन कलर ये है, सेकंड ये है, ये एक पेल येलो है, ये गोल्डन येलो है, और ये क्या है, ये है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, टाइम को फिक्स करते हैं और डिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो मैंने सपोज कीजिए कि 15 मिनट का टाइम फिक्स किया था। तो 15 मिनट बाद जो ये सॉल्वेंट था, सॉरी जो ये मोबाइल फेज था, वो कितना दूर ट्रेवल कर पाया स्टेशनरी फेज में, वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। कहाँ से, इस डिस्टेंस से। ठीक है, ये जो है ना, इससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं ये डिस्टेंस कितना है। तो वो अब मोबाइल फेस कहाँ तक गया था उसको हम लोग को मार्क करना पड़ता है, क्योंकि वो तो कलरलेस है, वो तो हम लोग को दिखेगा नहीं, तो इसलिए हम लोग को उसे मार्क करना पड़ता है। और जो ये हम लोग एक डिस्कस करने वाले थे, RF यानी कि रिटेंशन फैक्टर, वो क्या है, कुछ नहीं है। सपोज आपको रिटेंशन फैक्टर किसके लिए निकालना है, इस लाइट येलो के लिए, तो आप देखिए इसको आपको एज ए बेस लाइन मानना पड़ेगा। इसमें से ये आपको डिस्टेंस किसका पता है, मोबाइल फेस का, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, एक डिस्टेंस मेजर कर लेंगे इसका, लाइट येलो का। ठीक, लाइट येलो का डिस्टेंस मेजर कर देंगे, तो ये जो RF होगा, ठीक, लाइट येलो के लिए, वो क्या होगा आपका, डिस्टेंस ऑफ लाइट येलो डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ मोबाइल फेस। तो ये हमेशा आपका लेस देन 1 ही रहेगा। ऐसे करके हम लोग
हर एक का डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। चलिए देन बैक टू द टॉपिक। ठीक, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्यूट फ्रंट, इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट फ्रंट। ठीक है, कि कौन सा कंपोनेंट कितना दूर गया है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रंट। टू टाइप्स ऑफ टेक्निक्स इन प्लेनर क्रोमेटोग्राफी, एक है असेंडिंग टेक्निक और एक है डिसेंडिंग टेक्निक। ठीक, असेंडिंग डिसेंडिंग, नॉर्मल क्रोमेटोग्राफी, नॉर्मल फेज, रिवर्स फेज, ये सब आपको बहुत सुनने को मिलेगा, अच्छे से समझ लीजिए। असेंडिंग डिसेंडिंग, मैंने जो ये किया था ये क्या था, असेंडिंग, और एक और जो होता है वो क्या होता है, डिसेंडिंग। ठीक, दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको इसका बता देता हूँ। देखिए, असेंडिंग में क्या होता है कि ये जो हम लोग का कॉलम है उसको हम लोग ऐसे सीधा खड़ा करते हैं, और यहाँ से जो हम लोग का जो ये हम लोग का मोबाइल फेज है वो ऐसे करके ऊपर उठेगा, मतलब वो असेंड करेगा, इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं असेंडिंग फेज। ठीक, और डिसेंडिंग फेज में क्या होता है कि ये जो हम लोग का पेपर है उसको हम लोग ऐसा यू शेप में करके रख देते हैं। ठीक, उसको हम लोग ऐसा यू शेप में करके रख देते हैं, और यहाँ से ये जो सॉल्यूट है, सॉरी ये जो मोबाइल फेज है वो ऐसा रिवर्स ऑर्डर में जाएगा। ठीक है, वो देखिए ऐसे उठेगा, उठकर 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 ऐसे घूम के नीचे चला जाएगा। तो एक बात देखिए, यदि किसी को ऊपर उठना है तो उसके लिए दिक्कत होगा, क्योंकि वहां पर तो ग्रेविटी वगैरह भी काम करेगा, है ना। लेकिन यदि इसको नीचे आना है तो वो जल्दी से आ सकता है। इसीलिए जो डिसेंडिंग फेज है वो हम लोग को फास्ट रिजल्ट देता है, लेकिन जो असेंडिंग फेज है वो हम लोग को स्लो रिजल्ट देता है। और एक और जो ड्रॉबैक है डिसेंडिंग टेक्निक का, वो क्या है, क्योंकि ये ज्यादा फास्ट है इसीलिए ना इसका जो सेपरेशन होता है वो उतना अच्छा नहीं होता है। लेकिन असेंडिंग फेज का जो सेपरेशन है वो बहुत अच्छा है। तो वो आपका चॉइस है कि आपको चाहिए क्या, उस हिसाब से डिपेंड करता है। ठीक, ये सब लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा, है ना। अच्छा, अब जो ये पेपर क्रोमेटोग्राफी है ये दो तरीके का है। देखिए, एक तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, असेंडिंग डिसेंडिंग। ठीक, एक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, असेंडिंग डिसेंडिंग। एक है ये नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी, रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी। नॉर्मल फेज में हम लोग क्या करते हैं, सेपरेशन ऑफ नॉन पोलर कंपोनेंट। नॉन पोलर कंपोनेंट को सेपरेट करेंगे तो मोबाइल फेज कैसा होना चाहिए, नॉन पोलर होना चाहिए। देखिए, यदि मोबाइल फेज नॉन पोलर हुआ तभी वो नॉन पोलर कंपोनेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा और उनको ज्यादा ऊपर लेकर जाएगा। ठीक, ये एक ट्रिक की तरह मान लीजिए कि नॉर्मल फेज में हम लोग नॉन पोलर कंपोनेंट को सेपरेट करेंगे तो नॉन पोलर मोबाइल फेज लेंगे, और रिवर्स फेज में हम लोग पोलर कंपोनेंट का सेपरेशन करेंगे तो पोलर मोबाइल फेज लेंगे, और जो मोबाइल फेज है उसका ऑपोजिट क्या हो जाता है, स्टेशनरी फेज। अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी, ये कुछ कुछ एप्लीकेशन है, आप देख लीजिएगा। प्यूरिटी ऑफ कंपाउंड, आइसोमेरिक मेटल्स को पहचान सकते हैं, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड का आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बायोकेमिकल एनालिसिस है, मेटल को और से सेपरेट कर सकते हैं, ड्रग एनालिसिस है काफी सारे, देख लीजिएगा अच्छे से। और आपको कोई भी डाउट आता है तो बेझिझक आप पूछ लीजिएगा। अच्छा, ये है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अच्छा, जो ये थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है ना, इसको हम लोग ऐसा ऐसा स्ट्रेट खड़ा नहीं करते, इसको हम लोग थोड़ा सा स्लांट कर देते हैं। क्यों, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहला थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में हम लोग क्या करते हैं, ये जो जैसे कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में ये क्या था, हम लोग का पेपर था, लेकिन इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक ग्लास लेते हैं और ग्लास के ऊपर हम लोग सिलिका जेल का एक लेयर कर देते हैं। ठीक, या तो ये हम लोग को तैयार करना पड़ता है या तो ये हम लोग को रेडीमेड भी मिल जाता है। इसके ऊपर हम लोग सिलिका जेल रख देते हैं, फिर हम लोग यहाँ पर हम अपना सैंपल को लोड करेंगे, और यहाँ से मोबाइल फेज आएगा तो वो इन सबको अलग 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 करके रख देगा। लेकिन इसमें ये दिक्कत होता है कि इसका रेट बहुत फास्ट है, ज्यादा फास्ट होगा तो अच्छे से सेपरेशन नहीं हो पाएगा, डिसेंडिंग टेक्निक जैसा। इसीलिए हम लोग इसको थोड़ा सा स्लांट कर देते हैं ताकि इसका सेपरेशन अच्छे से हो। ठीक, और इस स्लरी क्या है मैं बताने वाला हूँ। देखिए, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज क्या है, सॉलिड एडजॉर्बेंट है, या सिलिका जेल यूज कर सकते हैं, या एल्यूमिनियम यूज कर सकते हैं, या सेल्यूलोज यूज कर सकते हैं। मोबाइल फेज लिक्विड है, कोई भी हम लोग अप्रोप्रिएट लिक्विड ले लेंगे। TLC is the same as paper chromatography. Instead of a piece of paper
a thin layer of adsorbent supported on glass or plastic plates or aluminum sheets. TLC is of two types, normal phase chromatography, रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी. देखिए नॉर्मल फेज में मोबाइल फेज है नॉन पोलर, तो हम लोग इसको नॉन पोलर के लिए यूज करते हैं. देखिए दोनों में ही देखिए नॉन पोलर सेपरेशन के लिए हम लोग नॉर्मल फेज यूज करते हैं, उसी तरीके से रिवर्स फेज के लिए हम लोग पोलर का यूज करेंगे. एडवांटेज क्या है इसका ओवर अदर फॉर्म्स थिन लेयर का, इसमें जो सैंपल प्रिपरेशन होता है इट इज सिंपल. पैरेलल डेवलपमेंट ऑफ रिलेटेड एंड अनरिलेटेड सैंपल कैन बी कैरीड आउट साइमल्टेनियसली. वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सैंपल से भी काम हो जाएगा, जो हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए. शार्प सेपरेशन होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सॉल्वेंट एंड अदर रिएजेंट्स आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल वॉल्यूम, ये भी अच्छा है. सेपरेशन कैन बी फॉलोड throughout the whole process and stop when desired or when the solvent system are changed. Plate can be heated. देखिए जो ये पेपर वाला था उसमें हम लोग उसको हीट नहीं कर पाते थे ना, ये इसमें हम लोग हीट भी कर पाएंगे यदि जरूरत पड़ा तो. और ये फास्टर है, मोर रिप्रोड्यूसिबल है. आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पॉट्स, आयोडीन वेपर है, मतलब ये आयोडीन वेपर को ही अधिकतर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, एज ए रिएजेंट. और सल्फ्यूरिक एसिड है, फ्लोरोसेंस डाई है. एप्लीकेशन देख लीजिए इसका. डिटर्मिनेशन ऑफ इम्प्यूरिटी एंड रिमूवल ऑफ इम्प्यूरिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ एमिनो एसिड, पिगमेंट, न्यूक्लिक एसिड, ड्रग्स, एनालिसिस ऑफ पॉइजन इन एरिया ऑफ फॉरेंसिक साइंस, ऑर्गेनिक सिंथेसिस फॉर द एनालिसिस ऑफ बाई प्रोडक्ट. नेक्स्ट है कॉलम क्रोमेटोग्राफी, जिसमें से हम लोग को क्या पढ़ना है देख लीजिए. इसमें कौन कौन से टाइप है मैंने पहले भी आपको बता रखा है ये सब टाइप्स के बारे में, ठीक. इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, इसमें हम लोग कॉलम प्रिपेयर करते हैं. अच्छा इसमें मैंने आपको स्लरी शायद से नहीं बताया ना, ये बता दिया, ठीक. ये स्लरी मतलब ये कुछ नहीं है, सिलिका जेल प्लस वाटर प्लस CHCl3, ठीक, उसी को हम लोग स्लरी बोलते हैं. अच्छा इसमें ये है कॉलम क्रोमेटोग्राफी. इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, एक हम लोग ऐसा कॉलम प्रिपेयर करते हैं, ठीक. और यहाँ पर हम लोग टाइटली पैक्ड एडजॉर्बेंट, ठीक, एडजॉर्बेंट मतलब इनके ऊपर एडजॉर्ब करेगा, ये कैसे गोले गोले से कुछ है, ठीक. यदि हम लोग यहाँ से अपना मोबाइल फेस पास करेंगे तो देखिए इनके बीच में कुछ कुछ गैप्स है ना, तो ये पास कर जाएगा लेकिन बहुत स्लो स्लो पास करेगा. और क्योंकि ये एडजॉर्बेंट है तो क्या होगा कि इनके साथ कुछ सॉल्यूट रिएक्ट करके इनके ऊपर एडजॉर्ब कर जाएंगे. अब जिसका एडजॉर्ब करने का टेंडेंसी कम है वो जल्दी से निकल जाएगा, जिसका एडजॉर्ब होने का टेंडेंसी ज्यादा है वो बाद में निकलेगा. इसी तरीके से हम लोग इसमें डिफरेंशियल सेपरेशन कर सकते हैं, ठीक. और यहाँ पर एक हम लोग का नॉब है कि जब ये सेपरेट होकर आ जाएगा हम लोग इसे खोल के हर एक को कलेक्ट करते रहेंगे अलग अलग करके, ठीक, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक. फ्रैक्शन कलेक्टेड. पार्टीशन या लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी. स्टेशनरी फेज क्या है, थिन फिल्म ऑफ लिक्विड टू अ थिन लेयर ऑफ ग्लास और पेपर स्ट्रिप, सिलिका जेल. मोबाइल फेज लिक्विड नॉन पोलर सॉल्वेंट. प्रिंसिपल, इसका जो प्रिंसिपल है लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का वो किससे सेम है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से. इसको याद कीजिएगा, मे बी इससे भी कोई क्वेश्चन पूछ दे कि किन दो टेक्निक्स का प्रिंसिपल सेम है, एक तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, दूसरा है पार्टीशन या फिर लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी. It is based upon the distribution of solute molecules between two immiscible liquids according to their relative solubility. It is based upon the distribution of solute molecules between two immiscible liquids according to their relative solubility. The separating medium consists of a finely divided inert support holding a fixed liquid phase, stationary phase, and separation is achieved by passing the mobile phase over the stationary phase. वही है, वह देख लीजिएगा. अब इसमें भी देखिए वही नॉर्मल फेज है, रिवर्स फेज है. देखिए नॉर्मल फेज में हमेशा नॉन पोलर के लिए होता है, इसको हम लोग नॉन पोलर सॉल्यूट के सेपरेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक. तो यदि हम लोग इसको नॉन पोलर सॉल्यूट के सेपरेशन के लिए यूज करेंगे तो जो नॉन पोलर सॉल्यूट होगा वो पहले बाहर निकल जाएगा, पोलर वाला बाद में निकलेगा. वैसे ही रिवर्स फेज इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक. एप्लीकेशन देख लीजिए इसका. सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ Fe3+ और
Al3+। ठीक है, यदि आपको इन दो मेटल्स का मिक्सचर दिया जाता है तो इनको आप कैसे सेपरेट करेंगे? क्या करेंगे इसमें? जो ये Fe है ना, ठीक, आयरन, ये फॉर्म करता है, क्लोरो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है विच इज मोबाइल एंड इल्यूटेड फर्स्ट। ठीक, जो ये Fe वाला है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देता है, जो उस कॉम्प्लेक्स को मोबाइल फेस पसंद है तो वो मोबाइल फेस के साथ नीचे आ जाता है, वेयर एल्यूमिनियम रिटेन हो जाता है स्टेशनरी फेज में, वो बाद में आता है। ठीक, अब देखिए इसमें इमोबाइल आयंस, ये एग्जांपल है। मोबाइल आयंस ये एग्जांपल है। मतलब इमोबाइल मतलब जिसको स्टेशनरी फेज पसंद है, और मोबाइल मतलब जिसको मोबाइल फेज पसंद है। तो ऐसे आप मतलब यदि आप कॉपर और कोबाल्ट को सेपरेट करने जाएंगे तो उसमें आपको दिक्कत होगा, लेकिन यदि आप कोबाल्ट और लेड को सेपरेट करने जाएंगे तो वो आप आराम से कर सकते हैं, या फिर कोबाल्ट और क्रोमियम को सेपरेट करने जाएंगे आराम से हो जाएगा, लेकिन यदि आप आयरन और कॉपर को सेपरेट करने जाएंगे तो दिक्कत आएगा। वैसे करके है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है एनालिसिस ऑफ रियल सैंपल लाइक पेप्टाइड ड्रग्स में रिमूवल ऑफ इम्प्यूरिटी। देख लीजिए कि क्रोमेटोग्राफी का एक अच्छा एग्जांपल है इम्प्यूरिटीज। बहुत सारे क्रोमेटोग्राफी हम लोग रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। स्टेशनरी फेज देख लीजिए इसका, सॉलिड एडजॉर्बेंट ऑन विच सैंपल कंपोनेंट्स आर एडजॉर्ब, मोबाइल फेज लिक्विड। अब इसका अलग अलग टाइप्स के लिए एडजॉर्बेंट हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग यानी जिसमें एग्जांपल है एलुमिना चारकोल। मीडियम MgO, CaCO3, Ca3PO4 होल ट्वाइस। वीक सुक्रोज, स्टार्च। इसमें देखिए when solution flow over the active surface of a solid and equilibrium is established for the adsorption or desorption। ठीक, सपोज कीजिए ये हम लोग के पास एक सरफेस है। ठीक, ये हम लोग के पास सरफेस है, और सपोज कीजिए यहां से क्या हो रहा है कि मोबाइल फेज फ्लो कर रहा है, ठीक है, इस सोल्यूशन के इस सरफेस के ऊपर से। तो क्या मोबाइल फेज में कुछ कुछ हम लोग के पास सॉल्यूट है, तो ये सॉल्यूट क्या करेंगे, जैसे ही इस सरफेस को देखेंगे इसके ऊपर आके एब्जॉर्ब हो जाएंगे। फिर क्या होगा, जैसे ही कि ये एब्जॉर्प्शन का रेट बहुत ज्यादा हो जाएगा इसमें से, फिर कुछ सॉल्यूट वापस से मोबाइल फेज में चले जाएंगे। फिर जैसे यहाँ पर इन लोगों का कंसेंट्रेशन कम होगा सरफेस पर, फिर से ये वापस आ जाएंगे। तो ऐसे करके इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। ठीक, adsorption or desorption, the relationship between concentration of given species in solution and amount which is adsorbed can be expressed as an equation। ठीक, यानी कि जैसे जैसे हम लोग कंसेंट्रेशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे एडजॉर्प्शन भी बढ़ता रहेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट आने के बाद जिसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट, जितना भी हम लोग कंसेंट्रेशन मेंटेन कर दे लेकिन एडजॉर्प्शन वही रहेगा। मतलब यहाँ पर इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया है। फिर ये कुछ फॉर्मूला है, ये आप देख लीजिए, क्योंकि मतलब फॉर्मूला उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक, नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। ये हम लोग कैसे कर सकते हैं क्रोमेटोग्राफी की मदद से। ठीक, ये एक न्यूमेरिकल है। देखिए न्यूमेरिकल पार्ट उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए मैं इनको नहीं करवा रहा हूँ। यदि आपको चाहिए तो आप कर लीजिए। ठीक, आपको करना है तो देख लीजिएगा, मैं इनकी इसमें से न्यूमेरिकल आते नहीं है। ये हम लोग के पास दोनों का मिक्सचर है ना, इसको हम लोग फिल्टर करेंगे तो वैसे करके एक सेपरेट होगा। तो पहले हम लोग अमाउंट ऑफ चारकोल देखेंगे। ठीक, m है, m डैश है, EVN/1000 का फॉर्मूला लगाएंगे। अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब्ड है x, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो इतना ग्राम। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ कॉलम। ये कॉलम को हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, एक है ड्राई कॉलम, एक है वेट कॉलम। वेट कॉलम को ही हम लोग स्लरी बोलते हैं। ड्राई कॉलम में क्या है, इसमें जो एडजॉर्बेंट होता है ना, जो ये सब जो एडजॉर्बेंट था ना, ये बड़े बड़े गोले गोले, ये सब सॉलिड होते हैं। यदि ये सॉलिड है ना तो इनमें क्रैक्स होने का चांसेस है। यदि क्रैक हो गया तो अच्छे से सेपरेशन नहीं हो पाएगा। और भी इसमें कई सारे लिमिटेशन है। ये जिसमें हम लोग पैकिंग करेंगे इनके बीच में बहुत बड़ा 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 ऐसे गैप्स रह जाएंगे, तो ये भी अच्छा नहीं है। सेपरेशन इज नॉट प्रॉपर। ओवरलैपिंग ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर will take place। ओवरलैपिंग क्या है मैंने आपको पहले बताया है।
तो इन सब को अच्छे से हटाकर जो हम लोग बना सकते हैं, मतलब इन सारे लिमिटेशंस को हम लोग रिमूव कर देंगे, तो वो बन सकता है वेट कॉलम। इनमें ये सारे लिमिटेशंस में से कोई भी नहीं है और ये अच्छा है। अच्छा, डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉर्बेंट should be colorless, it should not react with the solution या solute या solvent। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इसका चेंज नहीं होना चाहिए। इट शुड हैव हाई फोल्डिंग कैपेसिटी, इट शुड हाई होल्डिंग कैपेसिटी है ना, मतलब उसको ज्यादा टाइम तक, उसके बाद ऐसा कैपेसिटी होना चाहिए कि वो ज्यादा टाइम तक सॉल्यूट को अपने साथ होल्ड कर पाए, तभी तो उसमें डिफरेंशियल सेपरेशन होगा। The size of adsorbent should be between this, इससे छोटा भी नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, इस साइज में ही आइडियल सेपरेशन होगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ जोन्स। जोन्स क्या है कि कुछ कलर्ड रीजन्स होते हैं, ठीक। यदि आपने ये सेपरेशन किया है, सपोज इसमें से कुछ कलर्ड कुछ रीजन्स होते हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं जोन्स, ठीक है। ऐसे ऐसे करके कुछ कलर्ड रीजन्स में भी होते हैं, इन्हीं को हम लोग जोन्स बोलते हैं। इफ द जोन्स आर कलर्ड दे कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड, है ना। यदि हम लोग ऐसा जोन दिख गया कि ये एक पर्टिकुलर के लिए है, ये एक पर्टिकुलर के लिए, ये एक पर्टिकुलर के लिए है, तो हम लोग उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनको हम लोग इजीली सेपरेट कर सकते हैं, ठीक। ये एडजॉर्बेंट को हम लोग बाहर निकाल देंगे, कॉलम को ड्राई करेंगे एंड फिर जो जोन को हम लोग कट कर देंगे और वहां से हम लोग अपना सॉल्यूट एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। लेकिन ये दिक्कत होता है, यदि वो कलरलेस है तब तो हम लोग उनको देख ही नहीं पाएंगे, तो उसको हम लोग मतलब सेपरेट करके कट कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग एक अलग सा सुटेबल लिक्विड में एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर उसमें हम लोग फर्दर उसको सेपरेट करेंगे। अब इसका कुछ एप्लीकेशन है, देख लीजिएगा एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का क्या क्या है। कंसेंट्रेट द सॉल्यूट फ्रॉम इट्स हाईली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, ठीक। इसको कंसेंट्रेट करने के लिए यूज होता है रिमूवल ऑफ इम्प्यूरिटीज, फिर से इट कैन बी यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस साइंस, ठीक। वेरियस पिगमेंट्स कैन बी एनालाइज्ड, क्लोरोफिल, सेपरेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा कैरोटीन्स, ठीक। ये सब देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, ये बहुत मजेदार है, ठीक। इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, रेजिन यूज करते हैं, ठीक। रेजिन क्या है मैं आपको बताने तो वाला हूँ, आप भी खुद से एक बार पढ़िएगा, ठीक, कि रेजिन किस किस को बोलते हैं, है ना। इसमें क्या करते हैं कि सपोज आपको सेपरेट करना है, आपके पास सपोज कीजिए कि पानी है मतलब उसमें H+ आयंस होगा और OH- आयंस होगा। अब आपको मैंने बोला है कि इन दोनों को आपको सेपरेट कर देना है, तो कैसे करेंगे। ये आपके पास एक कॉलम है ना, ये आपके पास एक कॉलम है, यहाँ पर आपके पास रेजिन है। अब रेजिन के पास क्या है, उसके पास जो रेजिन है उसका फॉर्मूला कैसे है, Rz - Na+। तो जैसे ही आपके यहाँ से H+ गुजरेगा तो क्या होगा, ये Na+ चला जाएगा H+ के पास और H+ आ जाएगा रेजिन के साथ, मतलब यहाँ से जो हम लोग का बाहर निकलेगा सेपरेट होके वो Na+ निकलेगा और ये रेजिन के साथ कौन रह जाएगा, रेजिन के साथ कौन रह जाएगा, H+, ठीक। पहले हम लोग के पास ये था, अब हम लोग के पास ये बच जाएगा और ये हम लोग का सोल्यूशन में रह जाएगा, ऐसे करके होता है। डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ रेजिन, it should be almost insoluble in water, क्योंकि यदि रेजिन ही soluble हो गए वाटर में तो मतलब कि तब तो वो बाहर आ जाएंगे, तब क्या ही फायदा है ना। वाटर में भी soluble नहीं होना चाहिए, ऑर्गेनिक soluble में भी soluble नहीं होना चाहिए, ठीक। It should have an open permeable structure to facilitate the easy exchange of ion, मतलब उसका स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, परमिएबल होना चाहिए। अच्छा, परमिएबल मतलब आप बताना मुझे, परमिएबल, सेमी परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल, नॉन परमिएबल, देख लीजिएगा। टू फैसिलिटेट इजी एक्सचेंज ऑफ आयन, ठीक है, मतलब उसमें आयंस का एक्सचेंज इजी होना चाहिए। यदि आयन अच्छे से जल्दी से एक्सचेंज हो जाएंगे तभी कुछ फायदा है। इट शुड हैव नेग्लिजिबल स्वेलिंग, उसको स्वेलिंग नहीं होना चाहिए। इट शुड हैव आयंस ऑफ इट्स ओन, तभी तो वो एक्सचेंज कर पाएगा। रेजिन शुड नॉट चेंज प्रॉपर्टी, उसका प्रॉपर्टी चेंज नहीं होना चाहिए। अब इसमें देखिए दो तरीके का रेजिन होता है, एक है कैटायन एक्सचेंज रेजिन, एक है एनायन एक्सचेंज रेजिन।
When the strength of resin are less, anions are treated with base, cations are treated with acid, ताकि उसका स्ट्रेंथ बढ़ाया जाए। देखिए कैटायन एक्सचेंज रेजिन, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा अजीब सा, देखिए ये सब स्ट्रक्चर वगैरह अभी एंट्रेंस में तो नहीं आएगा, ठीक। ये कैटायन एक्सचेंज रेजिन क्या करेगा, कैटायन का एक्सचेंज करेगा। एनायन एक्सचेंज रेजिन क्या करेगा, एनायन का एक्सचेंज करेगा। वेरी सिंपल है ना, ठीक। देखिए cation exchange resins has polymeric anion structure and cations of its own which it can exchange। वहीं पर anion exchange resin it has polymeric cation structure and anions of its own which it can exchange। A cation exchanger is high molecular weight cross-linked polymer having, cation exchanger में क्या क्या होता है, having sulfonic, phenolic, carboxylic group as an internal part of the resin and an equivalent amount of cations, ठीक। एक बड़ा सा स्ट्रक्चर कुछ होगा एनाइंस का और एक छोटा सा स्ट्रक्चर होगा कैटायंस का, इसमें से हम लोग को कैटायन को एक्सचेंज करना है। वहीं पर यदि ये कैटायन, यदि ये एनायन एक्सचेंज रेजिन होगा तो एक बड़ा सा पोर्शन होगा कैटायन पार्ट का और एक छोटा सा पोर्शन होगा एनायन पार्ट का, यहाँ से हम लोग को एनायन एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक। अब बस खत्म करने ही वाले हैं हम लोग इसे, तो ऐसे करके आप ये देख लीजिएगा कि यदि वो ज्यादा क्रॉस लिंकेज होगा तो वो ज्यादा ब्रिटल होगा, ज्यादा हार्ड होगा। यदि उसमें कम क्रॉस लिंकेज होगा तो वो ज्यादा, मतलब वो कम ब्रिटल होगा, कम हार्ड होगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सचेंज ऑफ आयंस, ठीक। यदि उसका जो यदि उस देखिए एक्सचेंज प्रॉपर्टी इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग द वैलेंसी ऑफ आयंस, ठीक है। उस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो वो अच्छे से एक्सचेंज कर पाएगा, ठीक। और ये डिक्रीजेस विद साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन, हाइड्रेटेड आयन का साइज सबसे ज्यादा किसका है, लिथियम का, इसलिए उसमें इसलिए उसका एक्सचेंज भी सबसे कम है। रेस्ट मेटल आयंस एक्सचेंज इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन साइज ऑफ मेटल, साइज बढ़ेगा तो एक्सचेंज ज्यादा होगा। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। फर्स्ट है प्यूरिफिकेशन ऑफ आयंस, सेपरेशन ऑफ एमिनो एसिड, इसमें आप एक आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट और ज्यूटेराइन वगैरह के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक। प्यूरिफिकेशन ऑफ आयन, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि डीआयोनाइज्ड वाटर करते हैं, मतलब जो वाटर है उसमें H+ और OH- आयन है, इनमें से हम लोग क्या करते हैं कि दोनों को ही हम लोग हटा देते हैं, क्योंकि इसका यूज भी कई बहुत इंपॉर्टेंट यूज है डीआयोनाइज्ड वाटर का। सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइट, क्या करते हैं कि लैंथेनाइट के साथ कुछ एक चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स बना देते हैं और हम लोग उसको फिर सेपरेट कर देते हैं। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ Zn एंड मैग्नीशियम बाय एनायन एक्सचेंज, इसमें क्या करते हैं, देखिए Zn फॉर्म्स द क्लोरो कॉम्प्लेक्स एंड इट रिटेन ऑन द रेजिन, जबकि Mg कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है और वो जल्दी से इल्यूट हो जाता है। फिर हम लोग बाद में Zn को नाइट्रिक एसिड के साथ इल्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ फॉर एस्टिमेशन ऑफ मेटल फ्लोराइड बाय कैटायन एक्सचेंज, ठीक। ये भी आप पढ़ के देख लीजिएगा। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ हैलाइड, resins can be taken in form of nitrate ion, halide will be exchanged, halide will be exchanged nitrate ion and these halide ions eluted later by the use of strong acid, ठीक। तो ऐसे करके हम लोग पूरा क्रोमेटोग्राफी का चैप्टर खत्म कर दिए। तो क्रोमेटोग्राफी का मतलब होता है कि सेपरेशन करना, कैसा, किसका, पहले हम लोग इसमें कलर का सेपरेट करते थे, आजकल हम लोग इसमें कलरलेस लिक्विड्स का भी सेपरेट कर सकते हैं। इसको मिखाइल क्वेट ने इन्वेंट किया था या डिस्कवर किया था 1903 में। इसमें हम लोग सेपरेशन करते हैं। इसमें दो मेजर क्लासिफिकेशन होता है, एक है प्लेनर क्रोमेटोग्राफी, एक है पेपर क्रोमेटोग्राफी। प्लेनर में हम लोग टाइम को फिक्स करके हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, कॉलम में हम लोग डिस्टेंस को फिक्स करके टाइम को मेजर करते हैं। स्टेशनरी फेज क्या होता है, वो जो एक जगह पर स्थित रहता है उसको, वो या तो लिक्विड होगा या तो सॉलिड होगा और वो रिटार्ड करता है सॉल्यूट को फ्लो करने में। मोबाइल फेज क्या होता है कि वो या तो लिक्विड होगा या तो गैस होगा, वो क्या होता है, वो हमेशा मूव करते रहता है, एज ए ट्रांसकैरियर होता है। और इन्हीं दोनों के वजह से जो सॉल्यूट दोनों से अलग अलग इंटरेक्शन करेगा तो उसमें डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन या डिफरेंशियल सेपरेशन होगा, जिसके कारण से हम लोग आराम से सेपरेट कर पाएंगे। और उसी का हम लोग यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन इक्विलिब्रिया दिखाने के लिए। और ये अलग अलग टाइप्स है, ठीक। लिक्विड क्रोमेटोग्राफी,
इनमें से हम लोगों ने पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी पढ़ा है, एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी पढ़ा है, ठीक, पेपर क्रोमेटोग्राफी पढ़े हैं, ठीक। ऐसे कर करके देखिए हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ठीक, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, ऐसे करके अलग अलग हम लोग पढ़े हैं, है ना। तो हर एक क्रोमेटोग्राफी में एक कोई स्टेशनरी फेज होता है, एक कोई मोबाइल फेज होता है, ठीक। ये यदि आइडियल सेपरेशन हुआ तो इनके बीच में थोड़ा थोड़ा मतलब डिस्टिंक्ट सेपरेशन होगा, नॉन आइडियल होगा तो इनमें ओवरलैपिंग आ जाएगा। रिटेंशन टाइम क्या होता है, वो टाइम जो मतलब ये सॉल्यूट को कितना टाइम लगा इस पूरे डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए, और रिटेंशन वॉल्यूम कितना वॉल्यूम हम लोग को मोबाइल फेस का लगा पूरा सॉल्यूट को इल्यूट करने के लिए। और रिलेटिव रिटेंशन मतलब ये जो दोनों ऊपर के कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज्यादा हम लोग के लिए यूजफुल नहीं, इसलिए हम लोग को रिलेटिव कंसेप्ट यूज करना पड़ता है स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके। नेक्स्ट है प्लेनर क्रोमेटोग्राफी, जिसमें पेपर क्रोमेटोग्राफी है, जिसमें मैंने आपको इसका पूरा कंसेप्ट बताई था, ठीक। और इसमें एक रिटार्डेशन फैक्टर RF है, या फिर हम इसे रिटेंशन फैक्टर भी बोलते हैं, कि जो मोबाइल फेज कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है डिवाइडेड बाई जो हम लोग का नेसेसरी सॉल्यूट है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। इसमें असेंडिंग टेक्निक है जिसमें मोबाइल फेज ऊपर उठता है, और एक डिसेंडिंग टेक्निक है जिसमें मोबाइल फेज नीचे आता है। डिसेंडिंग टेक्निक फास्ट है लेकिन सेपरेशन अच्छा नहीं होता, असेंडिंग टेक्निक स्लो है लेकिन सेपरेशन अच्छा होता है। इसके फिर कुछ एप्लीकेशन वगैरह है वो आप देख लीजिएगा। और एक और बात, जो नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी हमेशा नॉन पोलर कंपोनेंट्स के सेपरेशन के लिए यूज होता है, और मोबाइल फेज नॉन पोलर होता है। उसी तरीके से रिवर्स फेज क्या होता है, हमेशा पोलर कंपोनेंट्स के सेपरेशन के लिए यूज होता है, और मोबाइल फेज में पोलर होता है। ये तो होना ही था। थिन लेयर, इसमें हम लोग इससे ग्लास के ऊपर सिलिका जेल का लेयर यूज करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फास्ट होता है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा एक एंगल में रखते हैं। ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। आगे का हम लोग बाद में करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।